बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 10। अब ताओ याओ को चैन की सांस आती है और वहां मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स शाओ यान को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का वाकई में बहुत लकी है, क्योंकि ब्लैक आयरन स्पिरिट लीव को रिफाइन करना काफी मुश्किल होता है, जो कि इसने कर लिया और वो भी बहुत कम समय में। ये सारी बातें वहां खड़ी राजकुमारी सुन रही होती है, जो कि उससे जलती है, और ये देखकर वहां खड़े लोग ये कहते हैं कि ये रश्ड रिफाइन दवाई है। ये सारी बातें लियान वहां खड़ा सुन रहा होता है। तभी वो कहता है कि शाओयान ने इतना लंबा समय बिताया है तो जरूर ही वो इसमें कामयाब हुआ होगा। इतना कहकर सब वहां से आगे चले जाते हैं, जहां वो प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। अब वो कहते हैं कि सब बाहर आ चुके हैं, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और प्योर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। इतना कहकर वो एक गेज को ऊपर लाते हैं और बताते हैं कि ये गेज हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड का है। ये एक प्योरिटी मेजरिंग टूल है। इससे हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं उस मेडिसिन की प्योरिटी को जो कि तुम लोगों ने बनाई है। इस टूल के अंदर पूरी दवाई डालने के बाद ये टूल ऑटोमेटिकली मेडिसिन की प्योरिटी को मेजर कर लेता है। ये 10 पॉइंट्स के होंगे और इसके पासिंग पॉइंट्स 4 होंगे। सब आगे बढ़ते हैं। अब सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी मेडिसिन को एक मशीन पर रखते हैं, जिसमें चेक किया जाता है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से मेडिसिन को रिफाइन किया है। अब ये मशीन उन्हें एक अंक देती है, जैसे कि उस राजकुमारी को 5 अंक मिलते हैं, मिस्टर लियू को 7, और अब शाओयान की बारी है। अब वो अपनी मेडिसिन उस टूल पर रखता है तो सब उसका मजाक बनाते हैं, पर जैसे ही शाओयान को 9 अंक मिलते हैं, वैसे ही ये सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी ताओ याओ बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था ये बच्चा ऐसा कर सकता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने सबको हरा दिया था। हैरान इसलिए क्योंकि वो एक रैंक 2 का एल्केमिस्ट था और उसने ऐसे लोगों को हराया था जो 3 और 4 लेवल के एल्केमिस्ट थे। यहाँ मिस्टर लियू खुद की हार को देखकर बहुत जलते हैं। अब प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि शाओयान के अंदर बहुत काबिलियत छुपी है, लेकिन राजकुमारी धीरे धीरे शाओयान को पसंद करने लगी थी। अब जब शाओयान जीत जाता है और टॉप 10 में शामिल हो जाता है, तभी इन सबको बताया जाता है कि ये राउंड समाप्त हुआ और दूसरे राउंड में सब बाहर के पार्टिसिपेंट से compete करेंगे। अब जब शाओयान वापस जा रहा होता है, तभी उसे ताओ याओ रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो कितना डर गए थे, और कहते हैं कि आखिर तुमने 20 साल की उम्र में ऐसा कैसे कर लिया, और वो भी 8th टाइम। अब वो कहते हैं कि ऐसा तो गुहे भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ समय के लिए तुमने तो सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। खैर, तुम्हारी पहचान पूछने के लिए गिल्ड जरूर तुम्हारे पास आएंगे। अब ये सुनकर शाओयान कहता है कि मेरी पहचान पूछने के लिए? अगर ऐसा है तब तो ये मास्टर याओ ताओ यानी कि आपके लिए परेशानी भरा होना चाहिए। प्लीज़ मेरी पहचान छुपाने में मेरी मदद कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी पहचान सबके सामने आ गई, तो शायद मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ता चला जाता है और याओ ताओ भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि हमारा ब्लैकस्टोन सिटी एल्केमिस्ट गिल्ड तुम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इतना कहते ही गुहे वहाँ आ जाता है। गुहे उसे ऑल द बेस्ट कहता है, क्योंकि अगले राउंड में गुहे वहाँ नहीं होगा, क्योंकि उसे किसी काम से बाहर जाना होता है। और अब वो उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास मेडिसिनल प्योरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो तुम हमारे यूलैन सेक्ट में आ सकते हो। इसी बीच वहाँ प्रेसिडेंट फामा आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्यों कहीं जाएगा, जबकि हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड में बहुत से मास्टर हैं। अब वो शाओयान से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। उसे जीतने की मुबारकबाद भी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर बहुत महान होंगे। मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ आकर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ काम करें। यहाँ से वो बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन शाओयान उन्हें मना कर देता है।
अब जब शाओयान अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि जहर उसके शरीर में और ज़्यादा फैल रहा है और उसके शरीर पर बहुत बुरा असर हो रहा है। अब वो ग्रीन लोटस का यूज़ करता है और उस जहर को शांत करता है। तभी वहां आइस एम्परर भी आ जाते हैं और उससे कंपटीशन का पूछते हैं। लेकिन आइस एम्परर के चेहरे पर काफ़ी टेंशन दिखती है, जैसे कि वो किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। इसके बाद आइस एम्परर और शाओयान नायान के क्लैन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आखिरी बार नायान के दादाजी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ताकि बचा खुचा जहर भी उनके शरीर से निकाला जा सके। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई इंसान जो कि लेवल 2 का है वो इनका पीछा कर रहा है। शाओयान आइस एम्परर से पूछता है कि क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी आइस एम्परर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है जैसे कि कोई तो हमारा पीछा ज़रूर कर रहा है। लेकिन एक और बात, ये तुम्हारा नहीं, मेरा पीछा कर रहा है। अब शाओयान नायान के क्लैन के अंदर चला जाता है और वहां दिखाया जाता है कि एक लेवल 2 का वॉरियर आइस एम्परर का पीछा करते करते उसके सामने आ जाता है। आइस एम्परर उससे बचते बचते वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ शाओयान को दिखाया जाता है जो कि नायान के पास खड़ा है। नायान उसे बताती है कि उसके दादाजी ठीक हो गए हैं और उनकी ठीक होने की खुशी में हम एक पार्टी रखना चाहते हैं। शाओयान उस पार्टी में जाने से मना कर देता है, जबकि नायान उसे बुलाती है, लेकिन शाओयान काफ़ी देर से नायान को इग्नोर करता है। शाओयान कहता है कि जब यह पार्टी ख़त्म हो जाए तब मुझे बुला लेना, मुझे इस पार्टी में नहीं आना। इसी बीच यहाँ याफी भी आ जाती है, क्योंकि उसे भी इस पार्टी में बुलाया गया है, और इस तरह यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 11। हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि नायान याफी से कहती है कि तुम और शाओयान एक दूसरे को पहले से जानते हो। अब याफी कहती है कि मैं इसे कई सालों से जानती हूँ और मैंने ही इनसे तुम्हारे दादाजी को जहर से छुटकारा दिलाने के लिए सिफारिश की थी, और हमारे रिश्ते इतने भी खराब नहीं हैं। मैंने सही कहा ना शाओयान? अब नायान वहाँ खड़ी इन दोनों को देख रही होती है कि तभी वो कहती है कि याफी और मास्टर शाओयान, आप दोनों आपस में बातें करो, मैं और भी मेहमानों को देखने अंदर जा रही हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अब वहाँ खड़े शाओयान और याफी फिर से आपस में बात करने लग जाते हैं। याफी शाओयान से कहती है कि तुम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो और साथ ही साथ बहुत हिम्मत वाले भी। अब शाओयान याफी से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर यह पार्टी किस लिए? इस पर याफी कहती है कि नायान के दादाजी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और ये नालान फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ सिर्फ एक छोटा परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे जिम्मा एम्पायर में पॉपुलर पावर्स को भी बुलाया गया है। इस पर शाओयान कहता है कि ये जहर उनकी अंदर से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जश्न मना रहे हैं। अब याफी शाओयान से पूछती है कि क्या सच में तुम नायान के दादाजी के अंदर से पूरी तरह से जहर निकाल सकते हो? एक ऐसा जहर जो कि खुद पिल किंग गुहे भी पूरी तरह से नहीं कर पाए। और वैसे भी अब रॉयल कैपिटल्स और पॉपुलर पावर्स के बीच तुम्हारे बारे में खबर फैल गई है। ये सुनकर शाओयान कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अब याफी शाओयान को मनाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ तुम भी इस पार्टी में आओ, अंदर चलो और देखो हमारी फैमिली के हेड तुमसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और नायान को निराश मत करो, चलो ना, हम मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अब क्योंकि याफी शाओयान की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, तो इसलिए शाओयान उसकी बात को मान लेता है और वो पार्टी में चला जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी कैंडल लेकर सभी को चोरों से चौकन्ना कर रहा है। तभी वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक घोड़े पर सवार है और नायान के क्लैन की तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में जा रहा होता है और उस कैंडल वाले आदमी से टकरा जाता है, जिससे कि वो कैंडल वाला आदमी नीचे गिर जाता है। अब वो उस घोड़े वाले आदमी को चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं क्या? अब ये आदमी कौन था ये बाद में बताया जाएगा। यहाँ दावत चल ही रही होती है कि तभी नायान के पापा कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ हमारी खुशी में शामिल होने आए।
ये है हमारे नालान फैमिली के हेड और मेरे पापा नालान जी। अब वहाँ नालान जी आते हैं और सभी का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि आज रात यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो कहते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से दर्द में था और कुछ लोग ये सोचते थे कि नालान फैमिली इस बूढ़े को खो देगी। अब मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी निराश होंगे मुझे ठीक होता देखकर। खैर, आशा है कि आप सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब याफी शाओयान को मिल्टन फैमिली के हेड मिल्टन टेंगशान से मिलवाती है। वो उस हेड के पास जाती है और कहती है कि ये शाओयान है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। अब मिल्टन फैमिली का हेड शाओयान को अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं मिल्टन फैमिली का हेड हूँ और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब ये दोनों मिलकर बैठकर बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। और वहीं दूर खड़े नायान और नायान के दादाजी ये सब देख रहे होते हैं। अब नायान के दादाजी इस बात से जलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि शाओयान मिल्टन हाउस का दोस्त बने। वो जानते थे कि मिल्टन हाउस अच्छा नहीं है। वो नायान से कहते हैं कि ये सब कुछ याफी की वजह से हो रहा है। नायान अपने दादाजी से कहती है कि मुझे लगता है कि वो मिल्टन टेंगशान को अच्छे से नहीं जानता और इसके अलावा वो याफी के बहुत करीब है, क्योंकि शाओयान की याफी से दोस्ती है और इसी वजह से मिल्टन हाउस फ़ायदा उठा रहा है। तभी वो नायान को देखते हैं और देखते ही ये बात सोचते हैं कि क्यों ना शाओयान की शादी नायान से हो जाए। लेकिन नायान भी ये बात समझ जाती है और वो अपने दादाजी पर गुस्सा होती है। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक मजाक था। अब ये सब बड़े लोग बच्चों को दावत पर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ शाओयान और याफी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वो घोड़े पर बैठा आदमी आ जाता है और आते ही शाओयान पर हमला कर देता है। इस आदमी का नाम मोजैन है, जो कि ट्रेनिंग के लिए 3 साल पहले बाहर चला गया था। इसने ये बात कह दी थी कि कोई भी याफी के पास आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। असल में मिस्टर लियू ने एक बुरी योजना बनाई थी। उसने हर तरफ ये खबर फैला दी थी कि याफी और शाओयान का चक्कर चल रहा है। ये बात किसी न किसी तरह मोजैन तक पहुंच गई थी, जो कि गुस्से में शाओयान पर हमला करने के लिए आ गया। अब वो शाओयान पर हमला करता है और शाओयान उससे बचने की कोशिश करता है और उस पर पलट हमला करता है। इनके बीच एक आइकॉनिक लेवल की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी और लियू इस लड़ाई के मजे ले रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि शाओयान भी लड़ना जानता है। अब शाओयान भी बदले में लड़ता है और मोजैन उसे हरा नहीं पाता। फिर वो शाओयान पर हमला करने के लिए अपने अंदर सारी पावर को इकट्ठा करता है। अब जब वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नायान आती है और वो मोजैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मोजैन नहीं रुकता और तभी नायान उस लड़ाई के बीच आ जाती है और मोजैन को रोक देती है। अब मोजैन कहता है कि मैंने तुम्हें नायान के चलते छोड़ दिया है, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं था, लेकिन आज के बाद कभी तुम याफी के करीब भी आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब शाओयान उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और उससे कहता है कि मैं तो तुमसे फाइट करने के लिए अभी भी रेडी ही हूँ। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ नायान के दादाजी आ जाते हैं और उन्हें देखकर मोजैन तो जैसे भीगी बिल्ली ही बन जाता है, क्योंकि मोजैन मू फैमिली से बिलोंग करता है और अगर उसने नायान की फैमिली से पंगा लिया तो उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अब मोजैन ना चाहते हुए भी शाओयान के सामने झुक जाता है। इसके बाद नायान के दादाजी और मिल्टन हाउस के इंचार्ज शाओयान की तारीफ करते हैं। अब मिल्टन हाउस का इंचार्ज शाओयान से कहता है कि तुम हमारे हाउस से मेडिसिन ले सकते हो, जिससे कि तुम्हारी कल्टीवेटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। असल में ये दोनों शाओयान को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये दोनों ही चाहते हैं कि शाओयान जैसा इंसान उनकी टीम में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि उस वॉरियर से लड़ रहे होते हैं, जो लेवल 2 का होता है। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि ये आदमी कौन था जिससे कि आइस एम्परर लड़ रहे हैं, मगर वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो वॉरियर लगातार आइस एम्परर का पीछा कर रहा था
और इनकी फाइट बहुत बड़े लेवल की हो रही थी, जैसे कि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।